हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। उसके ना हमने जो बी पार्ट है वो हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज डिकम्पोजिशन, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने आज डिस्कस करना है डीकम्पोजिशन के बारे में। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज मतलब तोड़ना, तो जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे देखो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। कहता यह है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। मतलब क्या कि मेरे पास कोई भी एक सिंगल मान लीजिए सब्सटेंस है या फिर कोई भी कंपाउंड है, बाय हीटिंग और बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी मैंने उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर दिए। उसके बाद मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में वो आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तैयार हो गए। तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीकम्पोजिशन के अंदर जो कंपाउंड जो एज ए रिएक्टेंट में यूज करता हूं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो आपस में कंबाइन होकर कुछ एलिमेंट्स बन जाते हैं, कुछ सिंपलर कंपाउंड्स बन जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि वही प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन होकर दोबारा आपके रिएक्टेंट्स बन जाएं। एक बात याद रखना कि अगर ये ऐसा हो रहा है, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का यहां पे मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी वजह से मान लेते हैं कि ए डिकम्पोज होकर मान लीजिए बी प्लस सी बन गया, और अगर ये आपस में कूल डाउन होकर मतलब ठंडा होकर आपस में रिकंबाइन होकर अगर दोबारा मान लेते हैं कि ए बन जाता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। वो मैं आगे जाके आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, हम उसको हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं एंड उसकी वजह से बेटा वो ब्रेकडाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात आपको मैंने यहाँ पे बोली भी है, अब आप फिर से समझ लीजिए बेटा कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हीट को या प्रोवाइड करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों बेटा? क्योंकि ये वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी की मतलब इसमें सप्लाई देते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज है, वही हम एक एक करके इसमें भी वैरायटी डिस्कस करते जाएंगे। जिनमें सबसे पहले वैरायटी यह है बेटा कि एक कंपाउंड ब्रेकअप होता है और दो और मोर क्या बन रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ऐसे वाले एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास आ जाता है, ये कहता है कि मेरे पास एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लिखने का तरीका होता है HgO, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इनके पैरों में कुछ नहीं आता। अच्छा, कहते हैं कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने का मतलब होता है ये, ठीक है, ये होता है हीट प्रोवाइड करना। तो दो एलिमेंट्स बनते हैं, एक तो बनता है बेटा मर्क्यूरी ही बन जाता है। ऑफ कोर्स ये लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। और साथ में बेटा बन जाता है ऑक्सीजन जो कि O2 है, ये गैसियस स्टेट में आपको मिलता है। और ये क्या है बेटा, आपका ये सॉलिड है बेटा आपके पास, ठीक है। तो आपने इसको हीटअप किया, हीटअप करने से क्या बन गया, मर्क्यूरी बन गया जो कि एक एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो भी एक एलिमेंट है। जहां तक रह गया इसको बैलेंस करने की बात, सबसे बेस्ट तरीका है इसको यहाँ 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसमें एचडी भी बेटा आपके 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी आपके 2 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बेटा इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना वो दिखाता हूं। सो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें कहता है कि सिल्वर क्लोराइड, एक व्हाइट कलर का बेटा हमारे पास कंपाउंड है। अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करती है। बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब फोटॉन्स अपनी एनर्जी के साथ इस सिल्वर क्लोराइड के जो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की जो हमें फोटोन से मिल रही है, जो हमें लाइट से मिल रही है। उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है और ये डिकम्पोज मतलब टूट जाता है, तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इससे क्या क्या बनता है, एक तो ग्रे मेटल सिल्वर बन जाता है, साथ में बेटा ये ग्रीनिश येलो गैस जो है ना,
ये बेटा इसके अंदर से निकलती है। सो देखिए बेटा बात सिंपल से ये है कि मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड जिसको हम AgCl2 के नाम से जानते हैं बेटा, ये सॉलिड है ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा सनलाइट, ठीक है, याद रखें क्योंकि यहाँ पे हीट नहीं लिखोगे आप, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता तो यहाँ पे सनलाइट आएगा। क्या होता है बेटा, मेरे पास बनता है सिल्वर, ठीक है, जो कि मैंने Ag नोट Ai, ये एल्यूमिनियम बन जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ Ag, ये बन गया बेटा Ag। और साथ में बेटा बन जाता है आपके पास क्लोरीन, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में बेटा आपको मिलेगा, तो ये बेटा S हो गया, ये गैस की फॉर्म में बेटा आपको मिल रहा है। इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस तो ये देखो आराम से वैसे ही हो जाएगा, देखो 2 यहाँ कर दो, दैट्स इट। लेकिन हाँ ना 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 एक बात और है, ये Cl2 होता है, कला Cl नहीं होता, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक दिस Cl2। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो Ag ठीक है, ये भी Ag ठीक है, परफेक्ट, बैलेंस हुआ पड़ा ऑलरेडी, ठीक है ना। सो याद रखिए बेटा कि इसका जो कलर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रे कलर का होता है ये, दिस इज ऑफ ग्रे कलर। ये जो है बेटा आपका व्हाइट होता है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। और ये बेटा आपका, ये है आपका दैट इज ग्रीनिश येलो गैस, जिसके बारे में बेटा बात आपकी हो रही थी। आई होप बेटा ये सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, गुड। चलिए मैं आपको अब इसका थर्ड एग्जांपल बताता हूं। थर्ड एग्जांपल में आता है बेटा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एसिडुलेटेड वाटर। देखिए बेटा ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में दिया था, देखिए मैंने आपको पहले एक बात बताई थी बेटा कि हमारे पास कई ऐसे रिएक्शन होंगे जो हम बार बार यूज करते जाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हर रिएक्शन को बेटा लिख लिख के जरूर देखना, तभी आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इनके फिजिकल स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी मैंने एनर्जी प्रोवाइड की है, मतलब अंडर व्हाट कंडीशन दिस रिएक्शन टुक प्लेस, तो उस बात का भी आपने बेटा ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे बात हो रही है कि मेरे पास एसिडुलेटेड वाटर है, मतलब वाटर जिसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, जैसे मान लो आप नींबू डाल देते हो वो भी ठीक है, एसिटिक एसिड डाल दीजिए, बात एक ही है बेटा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि देखिए मेरे पास क्या है, H2O है, ऑब्वियस लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक, और नीचे लिख देता हूं करंट, तो मैंने पास किया, इससे बनता है बेटा हाइड्रोजन, और साथ में बन जाता है बेटा आपको ऑक्सीजन। एंड ऑफ कोर्स बेटा ये आपको गैसियस स्टेट में मिलता है, तो जी मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि H यहाँ पे 4 चाहिए तो मैं 2 कर देता हूँ, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर। तो आई होप आपको बेटा ये पहला जो टाइप है जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड है और हमारे पास क्या बन रहे हैं, एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ लेके चलता हूँ, या नेक्स्ट वैरायटी की तरफ लेके चलता हूं। कहता है अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब क्या कि अब मुझे डिकम्पोजिशन करनी है मतलब कंपाउंड की, एंड कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें एलिमेंट भी बनता है, कंपाउंड भी बनता है। ऐसा एग्जांपल है मेरे पास, देखिए आपके सामने है, कहता है कि मेरे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। इफ आई राइट पोटेशियम नाइट्रेट बेटा वो होता है दैट इज KNO3, सो दिस वन इज द पोटेशियम नाइट्रेट। वो डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होने के बाद बना पोटेशियम नाइट्राइट, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लगा देता हूं, तो याद आएगा बेटा KNO2, ये है नाइट्राइट, ठीक है। एंड सामने बेटा आपका बनता है ऑक्सीजन, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे बना दिया है, क्लियर। हाँ ऑफ कोर्स एक बात तो है, ऑक्सीजन हमें गैसियस स्टेट में मिलता है तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ये बेटा सॉलिड स्टेट है, ये भी बेटा आपका सॉलिड स्टेट है, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अब रह गया है बेटा इसको बैलेंस करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले पहले मैं क्या करूंगा, यहां मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा करने से क्या होगा कि K मेरा 2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 4 और ये 2 6, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके उसको 6 बना सकता हूँ, 3 2 6, इस वजह से ऐसे किया, और ऐसा करने से ही मेरी जो इक्वेशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा कैसे हमने एक कंपाउंड को डिकम्पोज करके कंपाउंड भी बनाया, दिस वन इज कंपाउंड, और एक आपका एलिमेंट हमने बनाया है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको बेटा इसके थर्ड वैरायटी की तरफ लेके चलता हूं। इस एग्जांपल में बेटा आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कंपाउंड है और हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे 2 और मोर न्यू कंपाउंड्स के अंदर। देखिए याद रखिए मैंने आपको 3 वैरायटी कराई है, पहले वैरायटी के अंदर मैंने क्या कराया था, साफ साफ बताया था बेटा कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसको मैंने एलिमेंट्स में मतलब तोड़ दिया, फिर मैंने एक कंपाउंड से एलिमेंट और कंपाउंड बनाया, अब मैं एक कंपाउंड से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपके लिए बना रहा हूं। एग्जाम्पल है वो मैं दे देता हूं, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, कहता है कि एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं उसको स्ट्रांगली हीट
हीट करता हूं तो वो डिकम्पोज होता है दो कंपाउंड्स के अंदर, एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स गैस है तो गैसीय स्टेट में आपको मिलेगा। और हाँ, दोनों के दोनों क्या है, आपके कंपाउंड्स ही हैं। सो देखिए, अगर मैं कहता हूं CaCO3 तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड के फॉर्म में है बेटा। इसको आपने हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करने से बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये लीजिए, ये भी सॉलिड के स्टेट में है बेटा। प्लस आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये आपकी इवॉल्व करती है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, या ब्रैकेट में जी लिख सकते हो, बात एक ही है। हाँ, बात रहेगी इसको बैलेंस करने की, तो आई थिंक मुझे करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन तीन दिख रहे हैं और कार्बन भी एक दिख रहा है, तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। फिर बेटा मेरे पास आता है फेरस सल्फेट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू गिव फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए बेटा, मैं आपको ना थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं। क्या होता है बेटा कि नॉर्मली ना, वैसे तो हम जो फेरस सल्फेट है ना, उसके क्रिस्टल लेते होते हैं, और ये जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो FeSO4.7H2O होता है। ठीक है। क्या है बेटा, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स बेटा पानी के होते हैं, और इसी वजह से बेटा, इसी क्रिस्टल मतलब इसी अमाउंट ऑफ पानी की वजह से इसका जो कलर होता है बेटा, वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है बेटा आपका। ठीक है, ग्रीनिश कलर होगा इसका। सो क्या होता है कि हम जिसको हल्का सा हीट करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, इसमें से जो पानी है ये तो इवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है, फिर हमारे पास बन जाता है FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, एंड उसको अंडरगो फर्दर हम जब उसको हीट अप करते हैं तो उससे बनता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। मतलब ये कि FeSO4 है बेटा, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी, इससे बन गया बेटा Fe2O3। फेरिक है ना, फेरिक में तीन वैलेंसी होती है बेटा, तो इस वजह से मैंने वहां पे उसको ऐसे लगाया। एंड उसके बाद ये ऑफ कोर्स सॉलिड है बेटा, साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, गैसियस स्टेट है, जी लगा देता हूं बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हाँ, बात रह जाती है इसको बैलेंस करने की, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे मान लो 2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो पहले ऑक्सीजन चेक करता हूँ, 4 2 8, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 3 6 और 2 8, सल्फर 2, लो जी बैलेंस होगा। कितना आसान था आपका ये, है ना। सो देखिए बेटा, इस तरीके से आप अपने इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हाँ, एक बात बताया तो बेटा कि जब हम इसको गर्म करते हैं, ग्रीनिश कलर का क्रिस्टल होता है, वो बन जाता है बेटा फेरिक ऑक्साइड, ये तो हमारा बनता ही बनता है। साथ में बेटा ये दो गैसेस जो है एज ए मिक्सचर बेटा उसमें से बाहर निकलती हैं, पंजेंट स्मेल होती है, क्योंकि सल्फर बर्न कर रहा होता है ना, इस वजह से पंजेंट सी स्मेल होती है। सो अब हमें बात करनी है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन की। सो थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि देखिए, ये एक ऐसा रिएक्शन है ऑफ कोर्स जिसके अंदर मुझे हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के अंदर मैंने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड करी और वो ब्रेक डाउन हो गया मेरे दो प्रोडक्ट्स के बीच में। आफ्टर कूलिंग अगर वो मेरे फिर से रिकम्बाइन नहीं होते तो उसको हम कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। उनको हमने दोबारा रिकम्बाइन नहीं करना तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा एट मतलब ऑन कूलिंग अगर वो आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा अगर वो रिएक्टेंट बन जाते हैं तो उसको थर्मल डिसोसिएशन कहा जाता है, जिसके एग्जांपल्स मैं थोड़ा आपको आगे जाके देने वाला हूं। आई होप आपको ये थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बेटा इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, और वो करने से पहले ना हम पहले समझ लेते हैं बेटा कि थर्मल डिकम्पोजिशन मेटल कंपाउंड्स की कैसे होती है। तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला बेटा मेरे पास आता है दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड पता क्या होता है बेटा, हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, उन मेटल्स को हमने उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करके रखा हुआ है। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा सबसे ऊपर, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव वो सबसे नीचे रखे जाते हैं आपके। अब होता पता क्या है, जो मेटल रिएक्टिव होता है उससे बना हुआ जो हाइड्रोक्साइड होता है बेटा वो बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे जो पोटेशियम है उसने अपना बॉन्ड बनाया है OH ग्रुप के साथ। अब बात सिर्फ इतनी है बेटा कि क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है तो इससे बना हुआ ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब है कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है उनको डिकम्पोज करने के लिए। मतलब ये कि अगर मुझे इसको डिकम्पोज करना तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या मतलब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा इन दोनों के बीच में। इसी वजह से क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं
इन दोनों की, जो कि पोटेशियम एंड सोडियम है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके। उनसे बना जो हाइड्रोक्साइड वो बहुत स्टेबल होता है टू द हीट, मतलब वो जल्दी से टूटते है ही नहीं है, डिकम्पोज होते ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करता हूं बेटा, ये वाली जो ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, जो कैल्शियम से शुरू होता है और कॉपर पे जाके रुक जाता है, इनसे बना हुआ जो हाइड्रोक्साइड है, प्लीज समझना बेटा बात को। जो मैंने पहला आपको एग्जांपल दिया था, उनकी वैलेंसी क्या थी? 1 थी, राइट? उसकी वैलेंसी 1 थी। इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? 2। इसलिए इनसे बने हुए हाइड्रोक्साइड OH2 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 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मेरे पास क्या कहते हैं कि वैसे ये ग्रुप 2 के हैं, लेकिन चलो मैं अभी इतना ज्यादा उसमें नहीं डलूंगा। इसमें ग्रुप 2 भी है और दूसरा ट्रांजिशन मतलब इसमें एटम्स भी हैं, तो अभी मैं ज्यादा उन चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिंपल बताता हूं आपको। तो ये जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसमें ग्रुप 2 भी है, ग्रुप 3 भी है आपके पास ना, तो ये सीरीज है बेटा। सिंपल आप समझ लो कि अगर मैं रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करूं, सबसे ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव होते होते नीचे आप जाते जाओगे, ठीक है? तो अगर इनसे बना हुआ हाइड्रोक्साइड है और अगर उसको मैं हीट अप करूंगा तो क्या होगा? उनका मेटल ऑक्साइड बन जाता है और साथ ही साथ बेटा उसका पानी बन जाता है, मतलब उसमें से वाटर वेपर आपका निकल आता है। और उससे बढ़िया देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं उससे नीचे वाले, मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होने की वजह से पता क्या होता है? बहुत कम एनर्जी देके है ना, हम उस मेटल को उस पर्टिकुलर वाला हाइड्रोक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा, मैंने आपको कहा कि कम रिएक्टिव है, बहुत लूजली कोवलेंट बॉन्ड होता है, बहुत कम एनर्जी देके भी ब्रेक डाउन कर सकता हूं, तो इससे बन जाता है बेटा मेटल। और मेटल के साथ बनता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर। तो बहुत सिंपल है, याद करना मुश्किल नहीं है। पहली बात क्या बोली मैंने कि मेटल हाइड्रोक्साइड है जो रिएक्टिव से बना हुआ है, बहुत मुश्किल है तोड़ना, ये टर्म नहीं होते। ये जो बाकी बीच वाले हैं बेटा, ये वाला जो ग्रुप है आपका सी ए से सी ओ के बीच में, इनका कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा तो इसमें बनता है ऑक्साइड प्लस वाटर वेपर होता है। और लास्ट में बेटा ये है जिसके अंदर मेटल ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है और साथ में बेटा आपका ऑक्सीजन और वाटर वेपर बन जाता है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर इसको याद कैसे करें? मैं पता कैसे करता हूं याद? सिंपल तरीका है कि अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा इसकी, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं ये दो याद कर लूंगा और आखिर के ये दो याद रख लूंगा, बस। बाकी जितने भी हैं वो तो मुझे पता ही है कि कुछ भी हो जाए उसमें से मतलब बाकी का कोई भी होगा तो मुझे पता है बेटा कि उसमें से ऑक्साइड बनेगा प्लस आपका H2O बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। उसे अगर मैं बात करूं बेटा कार्बोनेट्स की, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स। अब जब मेटल कार्बोनेट्स की बात होती है ना, इसके अंदर देखा जाता है वही वाली बात कि स्टेबल टू हीट। स्टेबल टू हीट मतलब क्या? कि यार बहुत मुश्किल है वो उनको डिकम्पोज करना, वो नहीं होते। दूसरी बात ये कि पानी में सोल्यूबल होते हैं आपके, ठीक है। अगर मैं बीच वाले की बात करता हूं तो इसमें फिर से ऑक्साइड। याद रखें बेटा, जो बीच वाले होते हैं वो उनका मेटल ऑक्साइड ही बनता है और एज ए बाय प्रोडक्ट जो गैस है वो आपकी इवॉल्व होती है। जैसे कि पिछले में OH था ना, तो वाटर वेपर बेटा, वाटर वेपर आपका बाहर निकला था, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड आपका इवॉल्व होगा। और अगर मैं लास्ट वाले पे आ जाऊं बेटा, देखो क्या हो रहा है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन बनेगा, समय कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पक्का समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऊपर वाले दो करते नहीं है, लास्ट वाला जो है उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो बनेगा ही बनेगा, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट आपका बन रहा है। और बीच वाले में क्या होता है? ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बेटा ये याद करना बहुत ही आसान है, इसलिए ध्यान से समझो। फिर बेटा आता है मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, NaHCO3, आई थिंक ये आपका परफेक्ट रहेगा। अब मतलब ये कि अगर NaCO3 होता तो Na2CO3 होता, क्योंकि ये CO3 है आपका, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है। बट हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूं, उसमें हाइड्रोजन एटम लग जाता है, तो इस पूरी की वैलेंसी बेटा आपकी 1 होती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो बेटा सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट हो आपका, जब वो डिकम्पोज होगा तो मेटल कार्बोनेट बनेगा, पानी बनेगा, मतलब वाटर वेपर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चाहे इसमें कोई सीरीज नहीं है, इसमें कोई भी उठा लो चाहे आप। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लूं, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, सामने पानी का वेपर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कैल्शियम की बात कर लेता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम की बात कर लो तो भी वही, मतलब इसमें कोई सीरीज का पंगा नहीं है। मेटल बाय कार्बोनेट अगर है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो 100% बेटा कार्बोनेट बनेगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। फिर बेटा आ जाता है मेटल नाइट्राइड्स, तो मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा, फिर अब इनमें फिर वो सीरीज आ जाती है बेटा आपकी, ठीक है। अगर मैं इनके नाइट्रस बनाता हूं, ऑफ कोर्स ये जो है ये आपके डिकम्पोज होते हैं हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद भी। क्या होता है ना बेटा कि हीट करे से थोड़े से मेल्ट से हो जाते हैं, और मेल्ट होने से क्या होता है, एक तो आपका मेटल नाइट्राइट बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन जो है इसमें इवॉल्व हो जाती है। दूसरे की बात करूंगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, मैंने वो बताया हुआ है, इसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, साथ में बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बन जाएगा। और लास्ट अगर मैं बात करता हूं तो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बेटा याद ना इसी तरह से किया करो जिस तरह से बता रहा हूं आपको मैं। इससे क्या होता है आपको याद रहेगा, ओके भाई सबसे ऊपर हमने क्या था, नाइट्राइट बना था प्लस ऑक्सीजन, दूसरे वाले में अगर बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बट मेटल ऑक्साइड बन रहा था, लास्ट वाले में मेटल बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऑक्सीजन। तो इससे बेटा कभी ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी का भी फिर कोई भी रिएक्शन होगा आराम से आप कर पाते हो। ठीक हो गया बेटा। लास्ट हमारे पास ना एक ये भी आता है जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। आपको पता है बेटा हमारे हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जब वो डाइजेस्ट होता है तो एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा आपके जितने भी कंपाउंड, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल कंपाउंड्स में बन जाते हैं। जैसे कि स्टार्च है, हाँ हमारा जो एंजाइम है उस स्टार्च को क्या करता है कि डिकम्पोज करके ग्लूकोज एंड शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर प्रोटीन हो तो वो आपका अमीनो एसिड बन जाएगा, अगर फैट्स एंड ऑयल हो तो वो फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या अल्टीमेटली क्या होता है इन सब का, ये सब ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स ये ऑक्सीडाइज्ड होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, एंड जिससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है बेटा हम एक्सेल करते हैं, साथ में पानी, एंड एज ए रिजल्ट हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो स्टार्च एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज बनने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्लस पानी प्लस एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन हमारे बेटा अंदर टेक प्लेस करती रहती है। फिर बेटा आया था हमारा एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मैक्स आई थिंक ये खत्म होने वाला है। अच्छा, फिर आता है बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट जिसमें कहते हैं कि अब कैसे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा बेटा डिकम्पोजिशन हुई कि नहीं हुई, तो उसके बारे में है। तो सबसे पहला बेटा बहुत सिंपल सा है, कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए कि मैंने रख दिया है लेड नाइट्राइट के क्रिस्टल्स और उनको गर्म करना शुरू कर दिया। मुझे ये दिखता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं पहले वो क्या करते हैं, आपके मेल्ट होते हैं, और अगर वो फर्दर उसको मैं हीट कर दूं तो क्या होगा बेटा, वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा होगा, जिसमें एक जो कि एक रेडिश ब्राउन गैस जो है इवॉल्व होती है। हमें कैसे पता लगता है बेटा किसी के बारे में वो कौन सी गैस है, खासतौर पे उसके कलर को देखकर। तो अगर एक रेडिश ब्राउन गैस अगर इवॉल्व होती है तो बोलेंगे यार इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, एंड साथ में बेटा आपकी बनती है ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। और हाँ, एज अ टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचता है कि येलो सॉलिड बच जाता है जो कि हमारा लेड मोनोक्साइड है। अगर आप कहते हो सर इसका मुझे ना वो बताइए कि मतलब इक्वेशन मतलब जो होगी केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, तो ये लीजिए बेटा सिंपल है आपके सामने, ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया। आपको मैंने बताया था जो ये हमारा दूसरा वाला सीरीज है, मतलब पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर मिडिल वाले, फिर उसके बाद लास्ट वाले। तो जो मिडिल वाला है ये उनमें से है, आपको पता मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपका बनेगा ही बनेगा। फिर मेरे पास आता है बेटा जिंक कार्बोनेट। अब ये कौन से में आ रहा है आप सोच के देखो, जिंक कार्बोनेट आपके सेकंड वाले बेटा सीरीज में आ रही है, राइट। क्योंकि सेकंड वाली सीरीज में आ रही है तो क्या होता है कि जैसे हम इसको बेटा गर्म करते हैं तो आपको पता क्या बताया था कि एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनता है बेटा उसका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम पूछ सकते हैं बेटा कि मुझे कैसे पता कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो कुछ नहीं करना, लाइम वाटर लेकर आओ उसके पास। अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाए, मिल्की कलर जैसे दूधई रंग जिसको बोलते हैं, मान लो पानी में थोड़ा दूध डाल दो तो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का कुछ बन जाएगा। तो बेटा उसको हम यहाँ पर बेटा कहते हैं कि उसको देखकर हम कह देते हैं कि हाँ यार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वो मेरे लाइम वाटर से मतलब कांटेक्ट करता है, उससे रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है बेटा वो प्रोड्यूस होता है। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी सिंपल बातें कर रहा हूं मैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो बीच वाले हमने लिए थे उसके साथ वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। रिएक्शन की बात करो तो बेटा ये आपकी रिएक्शन है ZnCO3 ZnO प्लस CO2। बेटा ये सब वहीं से लिया हुआ जो बॉक्सेस मैंने आपको करवाए हैं अभी, सारे वही के वही है, इसलिए बहुत इजी है, मैं तभी कह रहा था इसको कर लो एक बार बच्चे से।
फिर बेटा मेरे पास आता है, अगर मेरे पास एक ऑरेंज कलर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट है, अगर मेरे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम डाइक्रोमेट किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में रखा, हीट करने लग गया। इसमें बड़ी खतरनाक चीज होती है, पहली बात क्या वो होता है, वो स्वेल करता है, फिर वो डिकम्पोज होता है, पहले फूलता है, फिर जब वो डिकम्पोज होता है ना तो उसमें से लाइट्स निकलती है, मतलब ठीक है, फ्लैशेस निकलती हैं, एक एक करके ना, टिक टिक करके, मतलब उसमें से लाइट्स निकलती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स निकलती हैं। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये आपका इवॉल्व होता है, एज ए रिजल्ट आखिर क्या बच जाएगा बेटा, नीचे एक ग्रीन कलर का सॉलिड बच जाता है, जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड होता है। देखिए मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अब इसको कैसे करना है। तो देखिए मैंने कहा है ना, ऑक्साइड बनेगा, प्लस पानी प्लस नाइट्रोजन, ये आपका यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा कि व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, ये बात याद रखना बेटा, जब हम हाइड्रेटेड की बात करते हैं ना, इसका मतलब है हम क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां तक उसका जो ब्लू कलर है वो उसके पानी जो प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है, और उसके अंदर बेटा 5 मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं। अगर उसको निकाल लिया जाए ना पानी को, तो उसको एनहाइड्रस कहा जाता है। सो इफ आई से हाइड्रेटेड मतलब पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एनहाइड्रेटेड का मतलब होता है उसमें से पानी निकाल लिया है। तो उसका रिएक्शन आप जानते हो, ये है बेटा आपका 5 मॉलिक्यूल होता है, निकाल लो, पानी अलग हो जाए, गैस के फॉर्म में निकल गया, और दूसरा बेटा आपके पास व्हाइट कलर का ये मिल जाता है। लेकिन एक और अच्छी बात है, अगर मैं इसको एनहाइड्रस सॉल्ट, अगर मैं मान लो ये ले लेता हूं कॉपर सल्फेट, और उसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूं, तो दोबारा बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है हम बना सकते हैं। ये दिया हुआ है इसके अंदर देखिए, ठीक है ना। तो ये दोबारा बेटा ये चीज बन सकती है, क्योंकि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसलिए हम उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, मतलब ऐसे आगे की तरफ और एक ऐसे पीछे की तरफ। क्लियर हो गया जी। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल भी बताता हूं। ऐसे है हमारे पास बेटा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ना, मैं आपको सीधा एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं, मेरे पास आयरन है, ठीक है, और उसके ऊपर ना बेटा उसके उसको हमने मान लो स्टीम के अंदर रख दिया, मतलब कह सकते हैं कि स्टीम उसमें से पास होकर जा रही है, तो उस कंडीशन में बेटा वो रिएक्ट होता है, और वो आपका फेरिक ऑक्साइड और साथ में बेटा आपका हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा अगर मैं ये जो गर्म मान लो फेरिक ऑक्साइड मेरे पास है, और उसमें से हाइड्रोजन को पास करूंगा ना, तो फिर से बेटा आपका आयरन और जो वाटर वेपर है वो आपका बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू थर्मल डिसोसिएशन। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा कि मेरे पास मान लो एक अमोनियम क्लोराइड है, उसको मैंने टेस्ट ट्यूब पे रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, उसको हीट करने लग गया। अब जब जैसे ही उसको मैं हीट करता ना, उसमें से 2 कलरलेस गैसेस निकलती है, एक होती है बेटा आपकी अमोनिया, और दूसरी होती है बेटा आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब होता यह है कि इनिशियली ना बेटा हम पता क्या करते हैं, हमने ना ये देखो, ये हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया होता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर मैंने अमोनियम क्लोराइड डाला हुआ है, ठीक है। तो यहां से जो फ्यूम्स है ना बेटा वो क्या करेंगे, वो यहां पर बेटा इकट्ठे हो जाएंगे, और यहां पर बेटा कूल डाउन हो जाएगा, और कूल डाउन होने की वजह से बेटा दोबारा वो जो है आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल सी बात होती है बेटा आपकी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कॉर्क नहीं रखते, वूल रख देते हैं, कॉटन, सॉरी कॉटन, मान लो मैं कॉटन रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, तो कॉटन रखा बेटा मैंने, अमोनियम यहाँ पे रखा अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसको मैंने बेटा हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इसमें से गैस बाहर निकली, और वो जो गैस आपकी बाहर निकली बेटा ये कौन सी थी, अमोनिया, दैट इज NH3, और साथ में बेटा हाइड्रोजन, दैट इज H2, बेटा ये बाहर निकलते हैं। और ये जो हिस्सा बेटा कूलर है, तो यहाँ पर जाकर बेटा वही गैसेस ना ठंडी होकर आपस में रिकम्बाइन होकर, यहाँ पर ना एक्चुअली हमें कैसे पता कि रिकम्बाइन हुई है और यहाँ पर हो रहा है, एक्चुअली यह क्या है कि यहाँ पर ना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है बेटा, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये भी बेटा क्या होता है, व्हाइट कलर का ही होता है आपका, ठीक है। तब पता लगता है बेटा कि ओके एक्चुअली इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, रिएक्शन की बात है तो मैं दिखा देता हूँ, ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। फिर बेटा उसी तरह हमारे पास जैसे मैंने कहा कि ये एक रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन है बेटा, इसलिए इसको थर्मल डिसोसिएशन भी कहते होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। उसी तरह बेटा हमारे पास ये एक आखिरी एक्सपेरिमेंट रह गया, इसका वो भी देख लेते हैं। कहता है कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, जो कि ये है आपका, अगर मान लीजिए मैं उसको हीट करता हूं,
तो उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है। और हमें कैसे पता? क्योंकि उस पर्टिकुलर गैस का रेडिश ब्राउन जो कलर होता है, अगर रेडिश ब्राउन कलर निकल रहा है बेटा गैस का है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होता है आपका। तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। और उस तरह अगर अगर उसी को दोबारा मैं कूल डाउन कर दूं तो बेटा फिर से ही आपका आपका नाइट्रोजन जो टेट्रा ऑक्साइड है वो आपका बन जाता है। तो बेटा ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, जिसको मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, उसकी एग्जांपल दे दी। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे वो किया जा सकता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन के बारे में, एंड आई होप आपको इसकी डिफरेंट वैरायटीज, और खास तौर पे कि जब मेरे पास कोई हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स की अगर मैं बात करता हूं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करता हूं, अगर हम उसको मतलब गर्म करके या किसी भी सोर्स के थ्रू अगर उसको डिकम्पोज करता हूं, तो कैसे कैसे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।